Okay, good evening, my dear students, and today I am telling you about हिंदी। तो आज हम आपको हिंदी के बारे में बताएंगे। वैसे अगर आप को आवाज़ मेरी आ रही हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको आवाज़ मेरी आ रही है, और अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो ये वीडियो देखकर। तो हम आपको बताएंगे कि हिंदी भाषा का विस्तार कैसे हुआ, किस तरह से हिंदी भाषा हमारे देश में फैली, किस तरह से इसका विस्तार हुआ था। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हिंदी भाषा का विस्तार, हिंदी भाषा का विस्तार कैसे हुआ था। अच्छा, हिंदी भाषा का विस्तार कैसे हुआ था उससे पहले हम जानेंगे कि हिंदी शब्द आया कहाँ से, हिंदी शब्द कहाँ से आया। तो इसके लिए हम क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही थी, जब हमारे यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही थी, उसी बीच ईरानी आए हुए थे। ईरानी जब आए हुए थे तो ईरानी क्या करते थे, उच्चारण करते थे। तो उस उच्चारण में कई बार उनसे गलतियां हो जाती थी। हालांकि वो गलती जानबूझकर नहीं करते थे, गलतियां कभी कभी ऐसा हो जाता था कि वो शाह को हा, मतलब बोलते शाह थे, लेकिन उनके मुख से जो उच्चारण होता था वो हा का आता था। तो इसी तरीके से वो कभी कभी क्या बोल देते थे कि प्रत्यय का यूज़ कर देते थे कुछ, जैसे हम लोग आज आम भाषा में बोल देते हैं कि तकिया कलाम। तो उसी तरीके से उनका एक ये तकिया कलाम था कि वो उनसे प्रत्यय लग जाता था, प्रत्यय ई लग जाता था, शाह को हा बोल जाते थे। तो उसी तरह से जब हमारे देश में सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही थी, सिंधु घाटी की सभ्यता जब चल रही थी तो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को बोला, जब उसका उच्चारण किया तो उनके मुख से क्या निकला, सिंधु घाटी की सभ्यता। जैसे सिंधु देश के निवासी, तो सिंधु देश के निवासी, तो शाह को जब वो हा पढ़ते थे, वो शाह को, जो ईरानी थे वो शाह को हा उच्चारण करते थे। क्या करते थे, कौन करता था, ईरानी। जो ईरानी थे वो शाह को हा उच्चारण करते थे। तो उन्होंने क्या बोला कि जो सिंध देश के निवासी, कहाँ के, सिंधु देश के निवासी, देश के निवासी, तो वो सिंधु देश के निवासी ना बोलकर उनके मुख से जो उच्चारण हुआ था वो क्या हुआ था, हिंद देश के निवासी। क्या हुआ, हिंद देश के निवासी। उनके मुख से जो उच्चारण हुआ हिंद देश के निवासी। तो जो हिंद यहाँ से आया, फिर इसके बाद अभी हमने आपको बताया था कि उनका एक जो तकिया कलाम जैसे सब लोगों को होता, तो वो क्या करते थे कि प्रत्यय का यूज बहुत करते थे। प्रत्यय उनके मुख से क्या निकलता था, ई का ज्यादा प्रत्यय होता था। यानी कि जब हिंद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, हिंद में एक प्रत्यय जोड़ दिया, ई। क्या जोड़ दिया, ई। जब ई जोड़ दिया, ये क्या जोड़ा, प्रत्यय। ये क्या हमारा प्रत्यय है, ये क्या है, प्रत्यय। तो जो ये प्रत्यय जोड़ा, वहां से हमारी भाषा हिंदी की उत्पत्ति हुई। हम आपको आज पढ़ा रहे हैं हिंदी भाषा का विस्तार, कि हिंदी भाषा का विस्तार कैसे हुआ, किस तरीके से हमारे देश में हिंदी बोली जाने लगी। उससे पहले हमने आपको बताया कि हिंदी शब्द कहाँ से आया, हिंदी शब्द आया कहाँ से। तो हमने अभी आपको बता दिया कि हमारे देश में जब सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही थी, तो उस समय जब हमारे देश में ईरानी आए, तो ईरानी ने क्या बोला, ईरानी जो इसका सिंधु देश के निवासी, वो शाह को हा उच्चारण करते थे, प्रत्यय ई का ज्यादा प्रयोग करते थे। तो उन्होंने शाह को हा पढ़ा तो हिंद देश के निवासी हो गया। फिर इसके बाद जब वो प्रत्यय ई का प्रयोग करते थे तो वो हिंद को हिंदी बोल गए। तो यहीं से अब हम आपको समझ गए कि यहीं से ही हिंदी भाषा, हिंदी का मतलब उद्भव हुआ। तो अब अगर हम देखें हिंदी का यहीं से हमारा हुआ, तो अब ये हिंदी। अच्छा, एक चीज हम आपको और बताते हैं कि जो ईरानी थे ये फारसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फारसी। ये जो बोलते हैं फारसी बोलते हैं। तो अगर आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ या किसने किया, तो ईरानियों ने किया। किसने किया, ईरानियों ने किया। अच्छा ये भी है, ईरानियों ने किया। और कौन सी भाषा का शब्द है ये,
अगर आपसे पूछा जाए हिंदी जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो वो फारसी भाषा का शब्द है। तो यहाँ से हम आपको बता सकते हैं कि जो फारसी शब्द से आया, जो हिंदी आया, वो कहाँ से आया है? फारसी भाषा से आया है। कहाँ से आया है? फारसी भाषा से हिंदी आई है। चलो ना, तो आपको मैंने इतना बता दिया किस तरीके से हुआ था। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इतना समझ में आ गया होगा सबको। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें सबको समझ में आ गई, किस तरह से हिंदी मतलब हिंदी का कैसे हुआ, फारसी आई, फारसी से हिंदी, फिर कैसे प्रत्यय लगाकर हिंदी बन गई, सिंधु से हिंद बना। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपना जो आज हमारा टॉपिक है, हिंदी भाषा का विस्तार। आइए, हिंदी भाषा का विस्तार कैसे हुआ। अभी हमने बता दिया आपको कि हिंदी किस तरीके से हमारे देश में आई थी। तो अब हम आपको बताएंगे कि हिंद भाषा का विस्तार कैसे हुआ। सबसे पहले तो हिंदी जब आई थी, इससे पहले भी तो कोई भाषा रही होगी, इससे पहले भी तो हमारे देश में लोग रहते थे। तो उससे पहले जो हमारे यहाँ बोली जाती थी भाषा, एक आदिम भाषा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आदिम भाषा बोली जाती थी। क्या बोली जाती थी? आदिम भाषा। तो जो आदिम भाषा बोली जाती थी, या जो लोग आदिम भाषा बोलते थे, इन्होंने कई भाषाओं का विस्तार किया, कई भाषाएं इन्होंने बोली, कई भाषाओं का निर्माण किया। तो उनमें से कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं? आर्य भाषा, कई भाषाओं का इन्होंने निर्माण किया। यहां से हम लिख सकते हैं कि जो आदिम भाषा थी, आदिम भाषा बोलने वाले लोग, आदिम भाषा बोलने वाले लोग, बोलने वाले लोगों ने कई भाषाओं का निर्माण किया, कई भाषाओं का निर्माण किया। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी कि आदिम भाषा कहाँ से आई। तो हमने अभी आपको बताया जो हिंदी भाषा का विस्तार हुआ था, इससे पहले भी आदिम भाषा बोली जाती थी। ऐसा नहीं कि लोग आए और तुरंत हिंदी बोलने लगे, नहीं, उससे पहले जब बोली जाती थी आदिम भाषा, जो लोग आदिम भाषा बोलते थे तो उन्होंने कई भाषाओं का निर्माण किया। जैसे कि अभी हमने आपको बताया आर्य भाषा, उसके बाद क्या थी? ईरानी, चीन, हबशी, ये सारी हमारी जो भाषाएं, ये शामी भाषा से ली गई हैं। फिर इसके बाद हबशी भाषा आई। क्या आई? हबशी भाषा। हबशी भाषा, तो हबशी भाषा से क्या क्या आया? हबशी भाषा से आया अरबी, ये हमारी हबशी भाषा से आई। तो इतना हमने आपको भी बताया। अभी हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हिंदी का इससे कोई मतलब नहीं था। हमें इससे कोई मतलब नहीं था। हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है आर्य भाषा से, क्योंकि जो हिंदी का विस्तार हुआ था वो यहीं से हुआ था। लेकिन अब आदिम भाषा थे तो कई भाषाओं का निर्माण किया था। आर्य भाषा थे, ईरानी, हबशी, ये सामी भाषा में आता है, हबशी भाषा में अरबी भाषा आती है हमारी। तो हम जानेंगे आर्य भाषा के बारे में। सबसे पहले कि आर्य भाषा जब आई थी वहीं से ही हिंदी का विस्तार हुआ है। इन बाकी भाषाओं से हमें कोई मतलब नहीं था। बट लेकिन अब ज्ञान के लिए मैंने आपको बता दिया है
ये सब हुआ था आर्य भाषा। देखते हैं आर्य भाषा कैसे क्या हुआ। जो आर्य भाषा था वो 1500 ईसा पूर्व से पहले की भाषा है। ये 1500 ईसा पूर्व से पहले की भाषा है। और जब आर्य चले, आर्य कहाँ गए? जब ये चले पूर्व की ओर, कहाँ चले? पूर्व की ओर चले। जो आर्य थे आर्य लोग जब पूर्व की तरफ चले तो वहां कौन सी भाषा बोली गई? और जब ये पश्चिम की तरफ चले, पश्चिम की ओर चले तो वहां कौन सी भाषाएं बोली गई? तो वहां अंग्रेजी बोली गई, ग्रीक भाषा बोली गई, अंग्रेजी भाषा बोली गई, ग्रीक भाषा बोली गई, यूनानी बोली गई और भी कई भाषाएं बोली गई। इसके बाद जब ये पूर्व की ओर जो लोग गए थे तो वहां ईरानी भाषा बोली गई, या ईरानी, जो ईरानी लोग थे कौन सी भाषा बोली उन्होंने? फारसी। अभी हमने आपको बताया था फारसी। फारसी। कमेंट में कुछ आंसर बताइएगा कि फारसी भाषा जो फारसी भाषा से कौन सा शब्द लिया गया है? कौन सा शब्द लिया गया है? तो ऑप्शन में जो आपके होंगे, ऑप्शन में हम दे रहे हैं आपको, ए ऑप्शन में है अंग्रेजी, बी ऑप्शन में है ग्रीक, सी ऑप्शन में है हिंदी। तो हमको ये बताइएगा अंग्रेजी है, ग्रीक है, हिंदी है, या अंग्रेजी ग्रीक दोनों है, या अंग्रेजी हिंदी है, या ग्रीक हिंदी है? ये हमें कमेंट में आप अपना आंसर बताइएगा। तो हमने आपको बताया कि जब पूर्व की ओर चले जो आर्य भाषा बोलने वाले लोग थे, पश्चिम की ओर चले तो ये भाषाएं बोल रहे थे, पूर्व की ओर चले तो ईरानी लोग फारसी बोल रहे थे। और जब ये भारत पहुंचे, कहां पहुंचे? भारत। आर्य भाषा बोलने वाले लोग जब पहुंचे भारत, तो भारत में बोली कौन सी भाषा का विस्तार हो रहा था? संस्कृत का। किसका हो रहा था? संस्कृत का। यानी कि जो ईरान लोग पहुंचे थे, ईरानी लोग जो आर्य भाषा थे वो ईरान पहुंचे, तो ईरान पहुंचे तो वहां फारसी बोली गई, भारत पहुंचे तो संस्कृत बोली गई। अब हमारा यहाँ से विस्तार हो रहा है, यानी कि हमारे देश की यहाँ से बात चालू हो गई। यानी अभी हमने इतना सब कुछ आपको बताया किस तरह से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई, फिर हिंदी भाषा का किस तरह से विस्तार हो रहा है, आदिम भाषा से किस तरीके से आदिम भाषा बोलने वाले लोग कई भाषाओं का निर्माण किया, फिर इसके बाद आर्य भाषा जो पश्चिम की ओर चले ये भाषाएं बोल रहे थे, अंग्रेजी, ग्रीक, यूनानी और भी कई सारी भाषाएं थी बोल रहे थे। लेकिन जब पूर्व की ओर गए तो ईरानी जो थे, ईरान लोग जो पहुंचे थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने फारसी बोली। लेकिन जब वो भारत आए तो वो संस्कृत बोल रहे थे। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई सबको? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि भारत में किस तरीके से संस्कृत के बाद आगे क्या हुआ। चलिए, तो अब हम पहुंचते हैं अपने आर्य भाषा जो हमारी थी, आर्य भाषा जो हमारी है वो पहुंच, आर्य भाषा बोलने वाले लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? कहाँ पहुंच चुके हैं? भारत में। कहाँ आ चुके हैं? भारत में आ चुके हैं। जब ये भारत में आ चुके हैं तो वहाँ क्या बोली जा रही थी? संस्कृत। क्या बोली जा रही है? संस्कृत बोली जा रही है। अब देखते हैं, ऐसा तो है नहीं कि संस्कृत बोली जा रही है तो संस्कृत सिर्फ एक ही होगी। संस्कृत भी दो प्रकार की थी। उससे पहले इसको बांटा गया, जो आर्य भाषा को है वो 3 भागों में बांटा गया था। आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया था? पहले हम वो देखते हैं कौन कौन से काल में बांटा गया था, वो देख लेते हैं। तो आर्य भाषा को
आर्य भाषा को 3 काल में बांटा गया। तो 3 काल कौन से थे? पहला था हमारा प्राचीन काल। पहला क्या था? यानी कि 1500 ईसा पूर्व के से भाषाएं चल रही थी। कहां से? 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व आर्य भाषा। तो यहां से हम देखते हैं सबसे पहली कौन सी? प्राचीन काल, प्राचीन कालीन आर्य भाषा। आर्य भाषा, तो प्राचीन कालीन आर्य भाषा। दूसरी जो हमारी थी, दूसरी हम जब बात करेंगे वो थी मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा। जब हम तीसरी की बात करेंगे तो तीसरी की बात करेंगे आधुनिक कालीन आर्य भाषा। ये आर्य भाषा लिखा हुआ है, जगह नहीं है तो उसको हमने ऐसे लिख दिया है, बाकी आप लिख लीजिएगा उसको आर्य भाषा। तो अब इसका हम टाइम पीरियड देखते हैं कि ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। माफ कीजिए जरा, सॉरी 1500 से 500 ईसा पूर्व तक रहा। और ये जो हमारी मध्यकालीन है ये 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक रहा। और ये जो हमारा है ये 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। कई जगह आपको ये अब तक लिखा मिलेगा, कई जगह आपको ये लिखा मिलेगा 1100 ईस्वी तक, कई जगह ये 1400 ईस्वी तक लिखा मिलेगा। तीनों सही हैं अपनी जगह। कई बुक में आपको मिलेगा 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, या 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। तो ये दोनों सही हैं आपके, तीनों सही हैं आपके। तो हमने आपको क्या बताया? आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से पहले से चली आ रही थी। उसके बाद फिर आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन कालीन आर्य भाषा, प्राचीन कालीन आर्य भाषा कहां से कहां तक चली? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रही। फिर उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करेंगे तो मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा। फिर इसके बाद जब थर्ड की बात करते हैं आधुनिक कालीन आर्य भाषा, आधुनिक कालीन आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। कई बुक में आपको 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी लिखा मिलेगा, कई जगह 1000 से 1400 ईस्वी तक लिखा मिलेगा। तो आपके ये तीनों सही हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या आता है। अगर 1000 से 1100 आ रहा तो सही है, 1000 से अब तक आ रहा तो सही है, 1000 से 1400 ईस्वी तक सही है। लेकिन ये मत सोचिए कि अगर दोनों आ गए तो क्या करेंगे, दोनों नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि ये बुक में इस तरीके के क्वेश्चंस को, इस तरीके के ये आंसर दिए हुए हैं। तो कभी भी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है जिससे उसमें डाउट पैदा हो।
तो हमेशा वो यही देगा। और अगर ऐसी कोई बात है, जिद है, नहीं नहीं अगर सर दे दिया तो क्या करेंगे, तो अगर ऐसा कुछ बात है तो फिर वो प्रेफरेंस पर जाता है, फर्स्ट ऑप्शन जो मिल जाएगा उसी को हम टिक कर देंगे। जब अगर ऐसी बहुत जिद करने लगते हैं कि नहीं नहीं सर अगर दे दिया तब क्या करेंगे, तो अगर ऐसा होता है तो फिर वो कौन सा आंसर फर्स्ट है तो प्रेफरेंस उसको दे देंगे। अगर पहला ऑप्शन ये है तो इसको टिक कर देंगे, अगर ये है तो इसको टिक कर देंगे। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन पर। तो ये बताया। अब हम बात करेंगे प्राचीन कालीन आर्य भाषा की। तो प्राचीन कालीन आर्य भाषा में संस्कृत भाषा का विस्तार हुआ। अब संस्कृत भाषा बोली जा रही थी उस समय, तो संस्कृत भी दो तरह से बोली जा रही थी। कौन कौन सी? एक बोली जा रही थी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत बोली जा रही थी। और दूसरी बोली जा रही थी, दूसरी जो हमारी संस्कृत भाषा आई वो लौकिक संस्कृत। अच्छा, अब हमने आपको ये बता दिया कि जो संस्कृत बोली जा रही थी वो जो वैदिक संस्कृत थी ये कब से कब तक बोली गई, तो वैदिक संस्कृत थी ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक बोली गई। और जो लौकिक संस्कृत थी, जो लौकिक संस्कृत थी, इसको यहां लिख देते हैं। लौकिक संस्कृत थी जो हमारी वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक बोली गई। अब बच्चों के दिमाग में बात यह आ रही होगी कि ऐसा क्या था कि पहले वैदिक संस्कृत बोली गई फिर लौकिक संस्कृत बोली गई। तो देखिए वैदिक संस्कृत का अच्छा दूसरा नाम भी है, क्या है? इसको हम पुरानी संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। वैदिक संस्कृत को हम पुरानी संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। वैदिक संस्कृत को हम पुरानी संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। वैदिक संस्कृत को हम पुरानी संस्कृत के नाम से जानते हैं। और एक इसका दूसरा नाम भी, तीसरा नाम भी है, क्या? वेदों की देववाणी, देववाणी यानी कि देवों की भाषा। वैदिक संस्कृत को हम देववाणी भी बोलते हैं, यानी देवों की भाषा। अब अगर हम आपको वैदिक संस्कृत के बारे में थोड़ा और बताएं तो जो 4 वेद लिखे गए थे, वो 4 वेदों की जो रचनाएं हुई थी, वो 4 वेदों की रचनाएं किससे हुई थी? 4 वेदों की जो रचनाएं हुई थी, 4 वेदों की जो रचना हुई थी वो कहां से हुई थी? वैदिक संस्कृत से हुई थी। कहां से हुई थी? वैदिक संस्कृत, यानी वैदिक संस्कृत से ही 4 वेदों की रचना की गई थी। अच्छा, तो फिर इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर लौकिक संस्कृत का उद्भव हुआ। जब इतनी अच्छी मतलब जो हमारी वैदिक संस्कृत थी, देववाणी थी, और इसके बाद वेद भी इसी से लिखे गए थे, तो ऐसा क्या हुआ कि फिर इसके तरफ रुझान हुआ? लौकिक संस्कृत फिर क्यों आई? तो क्योंकि जो वैदिक संस्कृत हमारी थी वो थोड़ी कठिन पड़ती थी, वो इसको बोलने में बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो जब वैदिक संस्कृत बोली जाती थी उस समय हमारी कुछ लोकल भाषाएं भी चल रही थी। वैदिक संस्कृत जब लोग बोल रहे थे उस समय कुछ हमारी लोकल भाषाएं भी चल रही थी। वैदिक संस्कृत के समय पर ही, यानी जब हम वैदिक संस्कृत हमारी चल रही थी, वैदिक संस्कृत हमारी जब बोली जा रही थी उस समय लोकल भाषाएं भी बोली जा रही थी, यानी कि लोकल भाषाएं भी बोली जा रही थी। अब लोकल भाषाएं मतलब क्या समझ रहे हैं आप? जैसे हम लोग बोलते हैं, जब बाहर कहीं जाते हैं तो अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, घर में रहते हैं तो उसका अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा हुआ कि मतलब जब हम अपने किसी मतलब
हमने अपनी बात को पूरी तरीके से सामने तक पहुंचाने के लिए आसानी भाषा में बोल सकें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल भाषा। कि मतलब आसानी हो उसको सामने वाले को समझाने में, ताकि वो हमारी भाषा को समझ जाए। तो उसी तरीके से वैदिक संस्कृत तो बहुत कठिन थी, सामने बोलने में या उसको समझाने में बहुत कठिन लग रहा था, समय लग रहा था, तो इसलिए लोकल भाषाएं भी बोली जा रही थी। उस समय हमारी लोकल भाषाएं भी बोली जा रही थी। फिर इसके बाद जब ये वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, फिर आते हैं हम लौकिक संस्कृत पर। अच्छा, हमने आपको ये बता दिया है कि किस तरीके से वैदिक संस्कृत आई, वैदिक संस्कृत कहाँ से कहाँ तक आई, 1500 ईसा पूर्व से। रट लीजिए बिल्कुल आप इसको। इतनी बार हम आपको ऐसा बताएंगे, इतनी बार सारी चीजें आपको बताएंगे कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर याद हो जाएगा आपको। सारी चीजें यहीं याद कीजिए। जो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर एक बार नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाकर घर में जाकर लिखेंगे, तो फिर मतलब क्या रहा आपका। आप क्लास में ही बैठिए, क्लास में 100% आप अपना माइंड रखिए और क्लास में बैठकर ही सारी चीजों को याद कर लीजिए। घर में जाने की याद करने की जरूरत ही नहीं है। इतनी बार हम आपको बोल रहे हैं और आपको ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। हम जो बोलते हैं हमारे साथ सब चीजों को बोलिए। आपको मतलब हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर साथ आप अपना साथ देंगे तो हम सारी चीजें आपको आसानी से याद करा देंगे, रटा देंगे बिल्कुल, लेकिन साथ चाहिए आपका। तो हमने आपको बताया वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से। बोलिए, बोलना सीखिए। अगर आप बोलेंगे नहीं साथ साथ में, हम बोलते हैं कि मध्यकालीन आर्य भाषा कहां से कहां तक रही, हमने बताया 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रही, तो ये बोलिए, आप लोग भी बोलिए। ये नहीं कि चिल्लाकर बोलिए, कम से कम अपने मन में बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर, क्योंकि बोलने से क्या होता है, हमारे माइंड में बातें छप जाएंगी। और अगर एक ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट जानते ना, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यहां पर बातें अगर घट कर गई तो फिर जल्दी भूलेंगे नहीं आप। यहां पर इसको छोटा दिमाग, जैसे ना एक मूवी थी, कौन सी कोई मूवी थी नाना पाटेकर की, तो कहता था छोटा दिमाग यहां मत मारिए। तो इस दिमाग में अगर सारी चीजें आपने छाप ली तो फिर आप भूलेंगे नहीं। और ये तभी होगा जो बच्चा क्लास में बैठकर सारी चीजों को याद कर ले गया, रट ले गया, तो वो कभी नहीं भूलेगा। और जो सोच रहा है कि हम यहां पर लिखेंगे, घर में जाके अच्छे से नोट्स बनाएंगे, तो फिर पूरी लाइफ आप नोट्स बनाओगे, सिलेक्शन नहीं पा पाओगे। ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, समझ रहे ना। यही क्लास में ही नोट्स बनाइए, जैसे आपको मन चाह रहा वैसे लिखिए। जरूरी नहीं कि नहीं बहुत अच्छा रंग बिरंगे से ये करके वो करके लिखिए, ये नहीं, ये कोई जरूरत नहीं, ये मैटर ही नहीं करता। अच्छे से लिखिए, 2 पेन का यूज करिए, ब्लैक ब्लू का, अच्छे से हेडिंग डालिए और अच्छे से लिखिए और यही याद करिए, सिलेक्शन पा जाएंगे आप। तो अभी हमने आपको वैदिक संस्कृत बताया। अब लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत हमने आपको बताया 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक रही। अब लौकिक संस्कृत का दूसरा नाम था, जिस तरीके से हमने आपको वैदिक संस्कृत का नाम 2 नाम और बताए थे। वैदिक संस्कृत के 2 नाम क्या क्या बताए थे, देववाणी यानी कि देवों की वाणी, देववाणी यानी कि देवों की वाणी, और फिर एक पुरानी संस्कृत के नाम से भी जाना जाता था। उसी तरीके से लौकिक संस्कृत का भी दूसरा नाम था। तो लौकिक संस्कृत का दूसरा नाम क्या था, लौकिक संस्कृत का जो दूसरा नाम था हमारा, वो क्या था, साहित्यिक संपदा। साहित्यिक संपदा यानी लौकिक संस्कृत को हम साहित्यिक संपदा के नाम से भी जानते थे। अब देखिए, लौकिक संस्कृत जो हमारी थी, इसी भाषा में हमने रामायण महाभारत और कालिदास के काव्यों को लिखा गया है। कौन सी, लौकिक संस्कृत के नाम से, लौकिक संस्कृत से। तो अगर हम यहां से बताएं आपको, जो रामायण महाभारत और कालिदास के काव्यों का वर्णन किया गया है। तो रामायण महाभारत कालिदास के काव्यों का वर्णन किया गया है और साहित्यिक संपदा के नाम से भी इसको जानते हैं। अब अच्छा चीज, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आज पढ़ा क्या रहे हैं, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। देखिए, यहां से क्वेश्चन 1 या 2 जरूर आते हैं, किसी भी एग्जाम में ले लीजिए। अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता ना आए, लेकिन उसके अलावा अगर आप यूपी पुलिस की बात कर लें
या यूपीएससी की किसी भी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, या और भी सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें हिंदी आती है, तो वहां से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। यहीं से हम जब आगे बढ़ेंगे तो अब फिर हम आपको बताएंगे किस तरीके से अपभ्रंश आए, किस तरीके से हमारी भाषाएं हैं, किस तरीके से 5 भाषाएं और 5 उपभाषाएं और 18 या 17 बोलियां हुई। वहां से एक या दो क्वेश्चन हमारे जरूर पुटअप होते हैं। तो यहां से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से, अब मतलब ये सब समझ में आ गया आपको, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। रामायण महाभारत आपको समझ में लिया ना कि साहित्यिक संपदा, ये चीजें समझ में आ गई सबको। तो अभी तक जितना मैंने आपको बताया है, हिंदी शब्द कहाँ से आया, कैसे आया और हिंदी भाषा का किस तरह से विस्तार हो रहा था, ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ सब आपको समझ में आई होंगी और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और आज थोड़ा समय कम होने की वजह से और थोड़ी टेक्निकल इशू की वजह से क्लास को ही रोकना पड़ रहा है, तो इसके लिए मुझे खेद है आपसे। और इसको आगे वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका कल आपको वीडियो दूसरा प्रोवाइड हो जाएगा, इसके आगे क्या हुआ था, कैसे आई, क्या हुआ, अपभ्रंश किस तरह से आया, अपहट क्या था और किस तरीके से हमारी फिर भाषाएं बढ़ी आगे, हिंदी से पश्चिमी हिंदी, शोर सैनी, ये सारी चीज़, पैसाची, मगधी, अर्ध मगधी किस तरीके से है, इसको हम फिर आपको वहाँ से बताएंगे। वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अभी पिछली बार यूपी पुलिस का, जब मैंने प्रैक्टिस सेट देखा था तो वहाँ से कीर्ति लता के बारे में पूछा गया था, कीर्ति लता के बारे में पूछा गया था। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कीर्ति लता किससे से संबंधित है। ये कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिएगा किससे से संबंधित है। ये क्वेश्चन आया था, कीर्ति लता, जो कीर्ति लता है वो किससे संबंधित है। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे, फिर इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था और आपकी बोलियों से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस तरीके से इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ अच्छा, जबरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद।